hydrocarbons first of all, in the previous lecture we have finished till halogenations, right? सब लोगों को याद है halogenations लास्ट में हमने कंप्लीट किया था। हैलोजिनेशन से मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे और इस कार्बन को कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और ये टर्शियरी कार्बन। प्राइमरी को हम लोग जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? रिएक्टिव, प्राइमरी विल बी मोर रिएक्टिव और सेकेंडरी और टर्शियरी। हाईएस्ट रिएक्टिव अमंग दीस कंपाउंड्स, टर्शियरी 1, आंसर इज राइट। The tertiary will be the highest reactive among these, but why? Anyone? Yes, are they? Why tertiary carbon will be more reactive? नहीं पता? ये ब्लॉक में दिमाग है अभी तक। अरे उधर से निकल जाओ थोड़ा, रिलैक्स। ये ब्लॉक का टेंशन अब खत्म हो गया। नेक्स्ट टेंशन आओ, 13 चैप्टर का भी टेस्ट होना है। तो यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मैंने पूछा तुम लोगों के कौन सा कार्बन हाईएस्ट रिएक्टिव है, जवाब आया सर टर्शियरी। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं तो मिथाइल प्लस ग्रुप जो है वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आए हुए हैं। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया मतलब इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, बाकी सबके सब जो है हाइड्रोजन रिप्लेस करके आया हुआ है। जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप्स था उसके ऊपर में आया हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब आ जाइए आप लोग हैलोजिनेशंस में, कि हैलोजिनेशंस में हम लोग एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उससे कम कौन सा होगा? क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। जब ये रिएक्शन करता है तो आयोडीन इतना स्लो रिएक्शन करता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और फ्लोरीन इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि टू वायलेंट हो जाता है, खुद से बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोसिटी। जनरली हम लोग क्लोरीन और जोड़ते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मीथेन होता है। मीथेन में हम लोग कोई भी हैलोजन ग्रुप्स को सामने में डालते हैं। हैलोजन ग्रुप को सामने में डालते हैं तो क्या होगा? क्या कोई बता सकते हैं व्हाट विल हैपन हियर? एनीवन? यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन अटैच होगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यहाँ पर आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, यही बनेगा। वापस इस मिथाइल क्लोराइड को CH3Cl को फिर से हमने Cl2 दिया तो क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। वापस इस CH2Cl2 को हमने Cl2 दिया, क्या बनेगा? CHCl3 प्लस HCl। वापस हमने CHCl3 को Cl2 दिया तो क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड गैसेस। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन कभी स्टॉप होगा? क्योंकि एक एक करके हम देते जा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंस में सनलाइट हाई टेम्परेचर पे करते जा रहे हैं, अल्ट्रा यूवी रेज दे दिया, हाई टेम्परेचर डाल दिया, हमारा रिएक्शन तो होते जा रहा है। तो क्या ये रिएक्शन कभी स्टॉप होगा? निकल जाएगा तब ये जाकर के स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया तब जाकर के ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसा ही होगा नहीं?
ये तो सिर्फ आपको हैलोजिनेशन समझने के लिए मैंने बताया था कि चलिए ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग समझ लीजिए कि पहले मिथाइल या मीथेन से जब हम लोगों ने क्लोरीन दिया तो इसका एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म कहने का मतलब ये कैसे हुआ, टेल मी द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म। तो पहले इनिशिएट होता है कि कौन सा हैलोजन ग्रुप कौन से मीथेन ग्रुप से अटैच होने वाला। जो हैलोजन ग्रुप है वो फ्री रेडिकल होगा या नहीं होगा, उसके बाद वो अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तब जाकर के तुम्हारा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। ये हो गया इनिशिएशन। दूसरा होता है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है कि जिस कार्बन पर तुम्हारा हैलोजन अटैक कर रहा है वो हैलोजन ग्रुप क्या फिर से अटैक कर सकता है, जैसे तुमने अभी जस्ट बनाया था मिथाइल क्लोराइड के बाद डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन बना ना। तो क्या ये बात, इसको कहते हैं हम लोग प्रोपागेशन। और मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, तो क्या ये कभी स्टॉप हो सकता है, उसको कहते हैं टर्मिनेशन। 3 तरह का स्टेप्स है। कोई भी चीज़, कोई भी काम जो हम लोग शुरुआत करते हैं तो पहले इनिशिएट करते हैं। जैसे मान लो अभी मैं तुम लोगों को कहने जा रहा हूँ कि हम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे, तो केमिस्ट्री का टेस्ट देना मतलब इनिशिएट करना। उसके बाद होगा प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब क्या होगा, प्रिपरेशन, तुम लोग तैयारी कर रहे हो, मतलब कौन सा चैप्टर कैसा लेने वाले हो। और उसके बाद होगा टर्मिनेशन, जब सारे चैप्टर्स एंड हो जाएंगे तब उसके बाद क्या करो, उसके बाद ग्रैंड टेस्ट करो। ग्रैंड फिनाले जानते हो, कभी अटेंड किया कोई ग्रैंड फिनाले? टीवी शो पे देखियो ग्रैंड फिनाले, इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, सबका ग्रैंड फिनाले देखा हो। तो ग्रैंड फिनाले में क्या होता है कि सारे कॉम्पिटिशन्स एक साथ जाकर के फाइनल, मतलब पूरे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का एक ग्रैंड फिनाले। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, इस हैलोजिनेशन रिएक्शन में स्टेप टू स्टेप जाएंगे। इनिशिएशन, एज आई हैव सेड यू अबाउट द इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में मैंने आपको बताया, इसमें हम रिएक्शन किस चीज को कर रहे हैं, मीथेन को क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। मीथेन किस तरह से ब्रेक करेगा, क्लोरीन किस तरह से ब्रेक करेगा, दोनों को ब्रेक करने में क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगे या नहीं लगेंगे, डायरेक्ट HB डालने से हो जाएगा हमारा ब्रेक या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप किसी भी कंपाउंड को जब इनिशिएट करते हैं तो इनिशिएट करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर मीथेन था और क्लोरीन था, तो क्लोरीन दोनों एटम, ये हमारा होमोलाइटिक, दोनों अपना सेम क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इसका भी जितना होगा। अगर इसके प्रेजेंस में हम लोग सनलाइट डालेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा? यस और नो? हार्दिक, बॉन्ड विल ब्रेक, होमोलाइटिक फिजन विल हैपन। So as I have said you in chapter number 12, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बना हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर Cl और Cl, ये दोनों आपका हो गया फ्री रेडिकल। क्या हो गया? फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल को अगर हम CH4 Cl के सामने लाएंगे, क्या होगा? ये फ्री रेडिकल एक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो ये हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन, बाकी 3 पर तो ये अटैक नहीं करेगा, लेकिन जो इस हाइड्रोजन और ये फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन के नजदीक में होगा, ये अपने साथ इसको खींचेगा और ये जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पर अटैच। तो क्या बन गया तुम्हारा? CH3Cl और यहाँ पर तुम्हारा X। जनरली कहा जाता है कि ये फ्री रेडिकल हम लोगों को नहीं दिखाना है कि HCl बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब भी आप बनाते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ मेन कंपाउंड दिखाना होता है, बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाना होता है कि बाकी क्या बना नहीं बना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक विशेषता है कि मेन कंपाउंड क्या फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर जनरली कहा जाता है कि सर ये मिथाइल क्लोराइड हो जाता है और दूसरा ये जो क्लोरीन एक्टिव ग्रुप है ये वापस CH3Cl वाला जो है यहाँ पर वापस ये क्लोरीन जो हमारा फ्री रेडिकल था वापस इसको रिप्लेस करके यहाँ पर Cl और ये दोनों है।
क्योंकि तुमको पूछना ही नहीं है यहाँ पर कि हाइड्रोजन कहाँ है। ये कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना। बाय प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में सोचना ही नहीं, लिखना तो ठीक ही नहीं। मेन कंपाउंड तो इसमें बैलेंस करना ही नहीं। ये बैलेंसिंग का केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि भाई दो चीज को रिएक्शन किया तो तीसरा कंपाउंड क्या बना, उसके साथ हीट रिलीज हुआ या नहीं हुआ वो कहने की जरूरत नहीं। कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने हैलोजिनेशन प्रोसेस जो देखा, तो ये फर्स्ट प्रोसेस था आपका कि क्लोरीन और क्लोरीन को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हमने होमोलाइटिक फ्यूजन किया तो ये Cl फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं इनिशिएशन, प्रारंभ करना। दूसरा मैंने बताया आपको प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। हाँ, प्रिपरेशन बेटा, प्रिपरेशन का ही मतलब हुआ प्रोपागेशन, राइट है। वो तो मैंने केमिस्ट्री के लेकर के बोला था इसलिए ना, प्रिपेयर करना। मिथाइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन। देखो कोई भी रिएक्शन जो होता है 3 स्टेप में होता है। जनरली तुम लोग सोचते हो रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट रिएक्शंस एंड आफ्टर देन फाइनल प्रोडक्ट। कि भाई दोनों बीच में कुछ ना कुछ तो होता होगा तब तो जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट भी स्टेबल है, दूसरा रिएक्टेंट भी स्टेबल है, तो दोनों जाकर के प्रोडक्ट बन जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये तुम्हारा इनिशिएशन, ये तुम्हारा प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में तुमने देखा कि किस तरह से ये फ्री रेडिकल तुम्हारा अटैच हुआ मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये बनते जाएगा। तो जब बनते जाएगा तब सर पूछोगे कि फिर ये सर स्टॉप कैसे? कुछ नहीं कर रहे हो तो खाली फ्री रेडिकल्स देते जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा क्लोरोमीथेन, फर्स्ट पहला था क्लोरोमीथेन, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट में टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया। अब इसको स्टॉप करने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना, याद है तुमको? स्कूल में कितनी बार तुम लोग सस्पेंड हुए हो? उसको कहते हैं टर्मिनेट। बंद कर दो इस लड़के को, आने ही मत दो, सस्पेंड। सुने हो वर्ड? कभी हुए हो? नहीं, अच्छे स्टूडेंट हो। तो टर्मिनेट का मतलब होता है यहाँ पर क्लोरीन को नहीं आने देने के लिए ये मिथाइल ग्रुप जो आपका है CH3 प्लस, ये मिथाइल ग्रुप दूसरे एक्टिव मिथाइल ग्रुप के साथ आपके अटैच हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर के आपका C2H6 इथेन का फॉर्मेशन करेगा। क्लोरीन का जो प्रोपागेशन हो रहा था वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। किसी भी चीज को, जैसे मान लो एक मूवी आई, उस मूवी के सॉन्ग्स आए, कुछ दिन चला, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद लोग उस सॉन्ग्स को भूल जाते हैं। कैसे? न्यू सॉन्ग रिलीज होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, होता है ना? तो ये वैसा ही है। मान लो ये यहाँ पर क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, आशिकी 2 मूवी का सॉन्ग कितना चला था, याद है तुम लोग? फर्स्ट टाइम फेमस आर्टिस्ट, फेमस सिंगर कौन था? अरिजीत सिंह। फेमस हो गया सिर्फ और सिर्फ आशिकी 2 के सॉन्ग देने से। उसके बाद कितनी आए। अब देखो आशिकी 2 का सॉन्ग कहीं नहीं देखते बजता है, हाँ लेकिन बजता है तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। मतलब क्लोरोमीथेन आपका डाइक्लोरोमीथेन भी होगा, डाइक्लोरोमीथेन भी होगा, लेकिन टेट्राक्लोरोमीथेन के बाद वापस जो है ये मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ करके इथेन का फॉर्मेशन। समझ में आया? यस और नो? टर्मिनेशन कैसे हुआ पता चला? किसी भी चीज का अंत कैसे हो, बस उसके लिमिटेशन से उससे अच्छा कुछ बेटर कर दो, खत्म हो गया ना? उससे कुछ बेटर कर दो। टेट्राक्लोरोमीथेन था, टेट्राक्लोरोमीथेन के बदले हमने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, इथेन बन गया। फिर वापस ये इथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन, वापस फिर प्रोपेन बना दिया। टर्मिनेट हो गया ना? समझ में आया टर्मिनेशन या नहीं आया? फिर हैव यू गॉट इट, नॉट गॉट इट? देखो बेटा, ये हमारा पहला था हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हुआ, क्लोरोमीथेन इसका नाम था, राइट? Remember, have you remember that CH4 plus Cl2 it gives CH3Cl या CH3Cl plus HCl, जिसको हम लोग कहते थे क्लोरोमीथेन। वापस इस CH3Cl को हमने Cl2 के साथ रिएक्शन किया, CH2Cl2 plus HCl, डाइक्लोरोमीथेन,
फिर Cl2 को हमने Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो CHCl3 प्लस HCl, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHCl3 को, और वापस CHCl3 को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो CCl4 प्लस HCl। अब ये तो हाइड्रोजन का अटैच नहीं कर सकता है ना। अब इसके पास भाई चार ही मैक्सिमम वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे कल मैंने बताया भी था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया तो 2s1 2p3, जिस कारण से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैक्सिमम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अगर अब यहाँ पर बोलोगे भाई साहब कि CCl4 में हम Cl2 डाल रहे हैं, करके रिएक्शन होगा, इज इट पॉसिबल? तो बोलेगा कि आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो क्या करता है पता है? सब क्लोरीन को हटा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एक भी क्लोरीन, मेरा एक्टिव ग्रुप ही रहेगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप CH3 प्लस मिथाइल एक्टिव ग्रुप, गॉट इट? और वापस ये मिथाइल एक्टिव ग्रुप अपने ही जोड़ीदार से रिएक्शन करेगा, मिथाइल एक्टिव ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो है, ये मिथाइल एक्टिव में ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले करके खुद के ऊपर में निगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके खुद के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास एक ज्यादा है, इसके पास एक कम है। क्या दोनों बॉन्ड बनाएंगे? यस और नो? तो ये तुम्हारा क्या इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा, CH3 C2H6 का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा? अब Cl का कहीं पर चर्चा है, टर्मिनेट हो गया Cl, बात समझ में आया? कोई भी चीज देखना, कभी मेरा 2-3 स्टूडेंट है बीटेक करने के लिए गया, तो वो लैपटॉप सॉफ्टवेयर से बहुत इंटरेस्ट, सॉफ्टवेयर खूब बनाता था, नए सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर बनाना आ गया कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर, तुम लोग भी जब सीखोगे ना सॉफ्टवेयर बनाना, इट्स वेरी इजी। आजकल तो जूनियर कोडिंग सुनते हो, जैक HR जो है वो नए छोटे 6 स्टैंडर्ड का बच्चा बना रहा है, लेकिन वैसा कोडिंग नहीं, बड़े कोडिंग, जैसे फेसबुक एक ऐप है, व्हाट्सएप एक ऐप है, उस तरह का एक नया सॉफ्टवेयर का बिल्कुल। वो लड़का पहले सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत उसको क्यूरियोसिटी, जैसे ही बनाने लगा तो 70-80 नया मतलब एक एप्लीकेशन बना करके प्ले स्टोर पे डाल दिया, एप्लीकेशन उसका चलने लगा। फिर बाद में उसको बोरिंग फील होती, इंजीनियरिंग करके क्या फायदा हो, खाली ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक नई कंपनी खरीदी कि भाई मैं मेरे कंपनी में नए सॉफ्टवेयर, बड़ा सा IT हब बेंगलोर में जाकर के उस लड़के ने, मेरा ही स्टूडेंट, उसने अपना IT कंपनी बना लिया। आज उसके नीचे में मोर देन 200 IITians वर्क करते, और वो अब जो है सॉफ्टवेयर में अब क्या कर सकते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ लाइनेक्स विंडोज जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर काम। मैंने बताया CCl4 के बाद क्या बन जाता है, C2H6 बन जाता है। Why I have given this example? Just to understand the concept. तुम लोग भी कल के डेट में देखना, जब MBBS या फिर IITian बन के, नहीं IITian NITian बनोगे, नहीं NITian, वडोदरा में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे जाकर के BTech कंप्लीट किया या फिर तुम लोगों ने BE कंप्लीट किया, उसके बाद तुम लोगों को मानो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वगैरह जिस एजुकेशन से कंप्लीट किया, उसके बाद तुम देखोगे करियर कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर था वो जाकर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चला, उसको पता चला सॉफ्टवेयर का काम अच्छा, आराम से जाओ AC में बैठो, 4 घंटा काम करो, नए सॉफ्टवेयर डेवलप करो। MBBS लोग भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, SS हॉस्पिटल में जाओ, 10 बजे 4 बजे तक रिटर्न, 25-30 पेशेंट आए, ट्रीटमेंट करो, वापस बैक, ऐसे ही होते हैं। और फिर अपना बाद में नया पर्सनल क्लिनिक खोल, प्राइवेट MBBS। वो हुआ उनका नया स्टेप, CCl4 के बाद C2H6। अब आ जाए इसके बाद, ये जनरल स्टेप था हेलोजिनेशन। कोई भी अल्केन को अगर हेलोजिनेशन से रिएक्शन करेंगे, हेलोजिनेशन जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। इतना सब लोगों को समझ में आ गया, व्हाट इज इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, दिस ऑल द फेनोमेना इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ कंपाउंड ऑफ हेलोजिनेशन। गॉट इट एवरीवन? नाउ सेकंड स्टेप, किसी भी चीज को जलाने को केमिस्ट्री में क्या है, कंबशन। सेकंड जो हमारा है दैट इज कॉल्ड कंबशन। कोई भी अल्केन को अगर आप जलाते हो, देखो
तीन तरीके से जलाना है। जलाने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, किसी में इनकम्प्लीट कंबशन हो गया और किसी में कंट्रोल्ड कंबशन। कंप्लीट और कंट्रोल में अंतर है बेटा। एक हो गया कंप्लीट, स्वतंत्र हो तुम जलने के लिए। राजा राम मोहन प्रसाद उस समय में नहीं थे, इसलिए लेडीज जल जाती थी, स्वतंत्र है। हाँ, सती प्रथा है और 6 या 7 स्टैंडर्ड में था ना सती प्रथा। हाँ, तो उसमें लेडीज स्वतंत्र थी जल जाना। जल जाने के बाद उसको कंप्लीट कंबशन मिलता था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आग मिला, खुद को जल, कंप्लीट कंबशन। और एक पुराने जमाने में तुम्हारी बा जो थी अभी, बा को पूछना, बा तुमने कभी चूल्हा वापड़ा? बा तुम्हारी वापड़ी होगी, मम्मी नहीं, मम्मी फैशनेबल मम्मी, she can't use that chulha's generation. Ba may have used if ba may have not come from the standard family then. तो अगर उस बा में यूज किया होगा तो देखना उस समय में लकड़ी के अंदर से बहुत धुएं निकलते थे और उस लकड़ी में काला काला एकदम स्टिकी टाइप का गम हो जाता था और उसको जब टच करते थे क्या चिपचिपाहट सा लगता था। इनकम्प्लीट कंबशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीजन। अभी देखना बड़े बड़े जो मतलब जहाँ पर कैटलर्स वाले होते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे मैरिज फंक्शंस में जो खाना बनाते हैं, तो आजकल कैटलर्स वाले को इन्वाइट किया जाता है, भाई 500 आदमी उसका खाना बनाए, 500 प्लेट मेरे को चाहिए, प्लेट का दाम 100 रुपये के हिसाब से उसको वो अपना जितना खर्चा हो उसको कैटलर्स वाले, तो वो कैटलर्स वाले क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर देते हैं। बड़ा चूल्हा होता है, देखिए बड़े चूल्हे में जितना आग देना होगा, रसगुल्ले बनाने के लिए, रसगुल्ले को क्या बोलते हैं बंगाली? मिष्ठान, क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। हाँ, तो वो रसगुल्ला बनाने के लिए कंट्रोल्ड कॉम्बिनेशन होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उतना। तो अब आ जाइए हम लोग अल्केन को जलाने के लिए। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? CnH2n+2। अब देखो बच्चा साहब, इसको जलाने के लिए कितना, जो भी n का तुम वैल्यू लोगे उसका 3 गुना 3n+1/2 इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लो। क्या करोगे? जितना तुम्हारा n है उतना का 3n+1/2 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो तुम्हारा n अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसके बाद देखो यहाँ पर n+1 अमाउंट ऑफ वाटर और इसके साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हैव यू हर्ड अबाउट LPG? What is the chemical formula of LPG? Can anyone say? Oh no, da. Can you see? नहीं कल का था da. Okay, tell me. What is the chemical formula of LPG? I hope everybody know, but right now you are not getting. Normal butane, have you heard? I have many times I have told you. Normal butane is present in LPG. तो नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब C4H10 यही होता है ना बेटा, अल्केन होगा तो C4 4 2 जा 8 + 2 10 तो C4H10 ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इसको तुम कितना ऑक्सीजन के साथ जलाओगे? n की वैल्यू कितनी है? 3 × 4 3 4 जा 12 + 1 13 13/2 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसको जलाओगे। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो तुम्हें 4CO2 मिलेगा, 4CO2 प्लस n की वैल्यू 4 है, 4 + 1 5H2 और इसके साथ तुमको एक भारी मात्रा में हीट मिलेगा। पता है तुम लोग को हीट? याद करो थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन, enthalpy of formation. Have you heard? Combustion enthalpy, देखो याद है अनादर बता सकती है कि मीथेन को जलने के लिए कितना अमाउंट ऑफ enthalpy of formation चाहिए, बता सकती हो? डेल्टा Hc की वैल्यू, combustion enthalpy, have you heard? मीथेन को जब जलाते थे तो कितना आता था? उसमें से अलग है वो बेटा, वो अलग है, वो हमारा थर्मोडायनामिक्स का अलग नहीं है। थर्मोडायनामिक्स में मीथेन को हमने नहीं जलाया था, याद है तुमको?
कितना दिया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? -892 किलो जूल पर मोल, यही है ना? एक मोल नॉर्मल ब्यूटेन को जलाने से, मतलब समझो एक मॉलिक्यूल गैस को जलाने से 892 किलो जूल एनर्जी निकलता है, तब जाकर के तुम्हारा मिल्क बॉयल। अब समझ में आया? नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो गैस है, उस गैस का यहाँ पर देख लो एल की वैल्यू हमने 4 लिया, इसलिए 4 लिया ताकि तुम लोग समझ सको ये तुम्हारा एलपीजी है। एलपीजी में तुम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, और जो खाना बन रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट जो बन रहा है, हीट का जो फॉर्मेशन है वो -892 किलो जूल पर मोल। -2875 समझ जाओ, -2875 मतलब समझ जाओ 3000 के लगभग। 1 किलो कैलोरी एनर्जी तुम्हें कहां से मिलता है? 1 किलो कैलोरी एनर्जी, बायोलॉजी पढ़ते हो ना सब लोग? एक बनाना खाने से कितना किलो एनर्जी मिलता है, किसी को पता? हाँ, अमाउंट नहीं पता, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, राइट? मैगी खाने से 2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। मैंने मैगी के पैकेट पे देखा, उसमें मैंने थर्मोडायनामिक्स यूज नहीं किया कि इसमें सचमुच में मिलता है या नहीं। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर तुमको मिलता है तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। देखना कोई आदमी को अगर डिहाइड्रेशन होता है तो तुरंत सलाइन चढ़ा दिया जाता है, पानी चढ़ा दिया जाता है। व्हाट इज दैट इज नथिंग एल्स, दैट इज द ग्लूकोज। वो ग्लूकोज का पानी है जो आप मुंह से पियो या बॉडी के अंदर में डालो। वो पानी जो चलता है ना सलाइन, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर में वाटर H2O प्रोड्यूस करता है, जिसको भी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है उसके शरीर में पानी, और वो जो एनर्जी होता है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर में एनर्जी चाहिए, तो वही एनर्जी के लिए हम लोग सलाइन चलाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा चीज को आप देखोगे, इसके साथ आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। बस ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ये तुम्हारा कंप्लीट कंबशन का फॉर्मूला होगा। CnH2n+2 को अगर हम 3n+1/2O2 के साथ चलाएंगे तो NCO2+n+1H2O2। ये फॉर्मूला याद रखना। थोड़ा हीट का जो एनर्जीज है वो वैल्यूज थोड़ा आप लोगों को लर्न कर लेना, क्योंकि रिएक्शन लिखते समय कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम टाइम्स टीचर्स नहीं ध्यान देते हैं। ये कहाँ यूज होगा मैं बता देता हूँ। IIT लेवल पे क्वेश्चन होंगे वहाँ, बोर्ड में नहीं होते। बोर्ड में सीधे अब तुमको यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ ब्यूटेन का होगा, अब पेंटेन का पूछेगा तो फिर तो यहाँ पर n की जो वैल्यूज दी है ना, वो n की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली एनर्जीज की वैल्यूज चेंज। तो जैसे तुमने कहा था मीथेन के लिए, मीथेन को जलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला था, राइट? 2H2O, CO2+2H2O, यही मिला था ना? CH4+2O2 gives CO2+2H2। और यहाँ पर जो एनर्जी था तुम्हारा डेल्टा Hc वाला जो फॉर्मेशन था, कंबशन एंथैल्पी, दैट वाज -892.5 का -890 किलो जूल पर मोल था। तो ये जो है फिक्स अमाउंट पर पता चल गया तुमको कि एक कार्बन को जलाने से इतना होता है, तो 5 कार्बन को जलाने से कितना होता है, इतना तो निकाल सकते हो ना, खाली 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो फॉर्मूला है वो अक्सर जेई और नीट लेवल क्वेश्चन में यस याद है तुम लोगों को? मैंने थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पूछा था, मीथेन को जलाने से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, याद है? थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, तुमने भी गलत बनाया था। हैव यू सीन योर आंसर से? भूल गया तुम? याद करो, 3 स्टेप में रिएक्शन था, तुमने तो बनाया ही था। मुझे याद है, पेपर मैंने चेक किया था। रिया तुमने बनाया था? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था तो उसमें एक रिएक्शन था ना बेटा, फिर तुमने बनाया था, नहीं याद? थर्मोडायनामिक्स 6.7 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का था 6.7, उसमें 74.7 किलो जूल एनर्जी। यस लास्ट वाला जो था
थर्मोडायनामिक्स चैप्टर ऑफ केमिकल एक्टिविटी वाला लिया था ना, दिया था, उसमें भी था, और एग्जाम जो तुमने एसडी स्कूल का दिया था उसमें भी वो कैलकुलेशन याद आया। उसमें सिर्फ मीथेन को हमने जाना, उसमें कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना था। इक्वेशन 2 को तुम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया था, थर्ड को 1 से किया था, -1 इक्वेशन किया था, याद आया कुछ? वो वाला इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी को याद रखना। ये था हमारा कंप्लीट कंबशन। दूसरा है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन समझ गए? अब आप लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ हेक्सेन का बताइए कि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने ब्यूटेन का बताया था, आप लोग हेक्सेन का बताइए। हेक्सेन को कितने ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे? क्विक एवरीवन जस्ट ओपन योर नोटबुक एंड राइट दिस केमिकल इक्वेशन फॉर हेक्सेन। हेक्सेन के लिए फटाफट लिखिए आप लोग इक्वेशन। So here, as you all have said about the hexane, that was C6H14 plus 19 upon 2O2 gives 6 CO2 plus 7H2O। इसके साथ डेल्टा Hc की वैल्यू जो वैल्यूज था 4 का देख लेना, उसको हाफ कर देना जो 4 ब्यूटेन का था, और उसको उसमें ऐड कर देना। 4 + 2 6 हो जाएगा, और आधा करोगे 4 का तो 2 का निकल जाएगा, उसमें ऐड कर दोगे तो डेल्टा डी Hc का वैल्यू तुम्हें निकल जाएगा। तो ये वैल्यूज था हमारा हेक्सेन का। ये था कंप्लीट कंबशन। वाटर गैस तुम लोगों ने नाम सुना? कौन से चैप्टर का? CO plus H2 is called, कैसे बनता है कुछ भी? How, what a gas is formed? C plus ये जो इनकम्प्लीट कंबशन की मैं बात जो कर रहा हूँ, अब देखो तुम लोगों का ये 2 स्टेप जो है, स्पेशली इनकम्प्लीट कंबशन और कंट्रोल्ड कंबशन, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इनकम्प्लीट कंबशन और कंट्रोल्ड कंबशन, ये दो बहुत ही। कंट्रोल्ड कंबशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंट्रोल्ड कंबशन जब देखोगे, सेम तुम्हारा अल्केन तुमने जलाया, खाली कैटलिस्ट अलग अलग लिया, टेम्परेचर अलग अलग लिया, एक बार तुमको मिथेनॉल बना, एक बार मिथेनॉल बना, एक बार मिथानोइक एसिड बना, मतलब अलग अलग कंट्रोल कंबशन में, क्योंकि वहां पर तुमने टेम्परेचर और कैटलिस्ट को कंट्रोल किया। अभी तुमने सिर्फ देखा था कि हम लोगों ने मीथेन को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब जो अगर तुम इस मीथेन को इनकम्प्लीट कंबशन में जलाओगे, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन? कैन एवरीबॉडी से? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन तो हट जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधी सॉलिड कार्बन बचेगा, और तुम्हारा यहाँ पर H2O बचेगा। समझ में आया? कार्बन प्लस H2O, ये तुम्हारा इनकम्प्लीट कंबशन। और मैंने तुम लोगों को कहा था वाटर गैस CO plus 3H2, नाम सुने हो? देखो तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आफ्टर कंप्लीट कंबशन अल्केन के बाद नेक्स्ट पेज में जो रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है रिया? उसके बाद देखो तो दिया हुआ है कहीं पर CO plus 3H2, नहीं दिया अभी, बाद में दिया होगा, बताऊंगा वो भी है नेक्स्ट स्टेप में। अभी फिलहाल तुम लोग इतना समझो कि ये जो है इनकम्प्लीट कंबशन में ये तुम्हारा साक्षात कोयला है, सॉलिड कार्बन। दिया है कहीं पर CO plus 3H2O, सॉरी 3H2 3H2 है ना, वही तुम्हारा वाटर गैस। लेकिन हम लोग जनरली CO plus H2 बोलते हैं, वही 3 अमाउंट ऑफ वाटर वाला। अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाए, वहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ेगा। यहाँ पर फिलहाल अभी आप लोग देखिए कि ये सेकेंड स्टेप वाला कंबशन है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, सेकेंड स्टेप में तुमने लैक ऑफ ऑक्सीजन दिया, तुमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कितने लोगों के घर में प्रिंटर है? प्रिंटर है किसी के घर पे? कौन सा प्रिंटर? कलर या ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट में तुम लोग इंक डालते हो या पाउडर डालते हो? पाउडर, वो पाउडर
समझ में आया? इनकम्प्लीट कंबशन। गर्ल्स जो काजल लगाती है, इनकम्प्लीट कंबशन का असर है। देखो पूरा केमिस्ट्री आ रहा है लाइफ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, बाल डाई मत कर लेना इनकम्प्लीट कंबशन से, नहीं तो नहाओगे तो पूरा शरीर इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। वो पूरा कोयला होता है, राख होता है, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है, तब जाकर के वो काजल होता है। तो यहाँ पर फिलहाल तुम लोग इतना समझना। अब आ जाओ तीसरा जो हमारा था, कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब क्या होता है? पहले एक चीज तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन? क्या नाम है इसका? हाँ, sufficient amount of oxygen present. वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए ना। सफिशिएंट अमाउंट में डालोगे तो वही सभी प्रथा बनेगा। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर होता है कैटलिस्ट। बिना देख के आना ने तुरंत पकड़ लिया। एक लाइन रीड किया उसने, कहा सर 100 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर and how much temperature? 573, 523 केल्विन टेम्परेचर। और कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, क्या है? सिर्फ कॉपर है, वो तो ऑक्सीजन आएगा तो प्लस ऑक्साइड तुरंत बनेगी। अब देखो यहाँ पर था तुम्हारा मीथेन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी जस्ट तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कैटलर्स का। उसमें क्या होता है, कितना आंच देना है और कितना आंच नहीं देना, कौन से खाना बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। देखते हो कभी किचन में गए हो मम्मी के साथ, तो रोटी जब बनाती रहती है तो रोटी जब फुलाती है उस समय वो हाई कर देती है। देखो स्टोव कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल मतलब उनको पता है कि कितना हम हीट देंगे तो ये इसके एटम्स एक दूसरे से पार जाएगा, कितना हम हीट देंगे तो एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच है। रोटी जो फूलता है उसके अंदर क्या होता है, वो सारे एटम्स जो है एक दूसरे से पार चला जाता है। जैसे वो एटम्स को तुम हीट दोगे तो एटम्स के बॉन्ड जो है ब्रेक होने लगते हैं, एटम्स एक दूसरे से पार होने लगता है, तो तुम्हारा रोटी फूलता है। और जो रोटी को फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम में करती है तो देखना उस समय में उसने कंट्रोल हीट से कम करके करती है तो उस समय जो है तुम्हारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पार नहीं, कंट्रोल कम। तो CH4 को यहाँ पर जो तुमने जलाया तो इसमें जलाते समय तुम ध्यान रखा कि कॉपर दे दिया, 523 केल्विन टेम्परेचर दे दिया और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहाँ पर तुमने 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तुमने ज्यादा दिया, टेम्परेचर भी ज्यादा दिया। तो अब ये क्या बनेगा पता है किसी को? ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये जो तुम लोग बोलते थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा। अब तुम्हारा ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के CH3OH बनाएगा, मिथेनॉल प्लस वाटर। अब तुम्हें फिर रिएक्शन को बैलेंस करो, वैसे ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं करना, लेकिन जैसे तुम्हारा अमाउंट ऑफ अल्केन्स बढ़ते जाएगा तो वाटर का फॉर्मेशन याद रखो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, देखो मीथेन था, मीथेन को जनरली जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है या नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अल्कोहलिक कंपाउंड, ये तो सिर्फ एक स्टेप है। दूसरा स्टेप में तुम देखोगे मिथेनॉल बन गया है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तीसरे में देखना कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तुम लोगों को याद होगा, किसी को याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 KMnO4, ये सब याद है किसी को? क्या भूल गए? V2O5 का नाम सुने हो? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर। V2O5 वैनेडियम एग्जिस्ट इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो
यहाँ पर एक स्टेप था, पहला स्टेप जो कंट्रोल कन्वर्शन में तुमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलिस्ट। अब बताओ यहाँ पर मिथेनॉल था और मिथेनॉल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? CHO है ना, HCHO मिथेनॉल। तो HCHO बनाना भी हमको इसी से है, और याद रखना बनाना हमको सिर्फ और सिर्फ मिथेन से ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा? कैटेलिस्ट एंड टेम्परेचर होगा चेंज। कौन सा कैटेलिस्ट डालेंगे कि हमारा मिथेनॉल बनेगा? मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO2O3। टेम्परेचर कितना है? सीधे डेल्टा डाल दिया है, MO2O3। यहां पर बता सकते हो मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, राइट। तो मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड को प्रेजेंस में रख करके अगर तुम कार्बन ये मीथेन को जलाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? मिथेनॉल बनेगा। उसके साथ वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब देखो, तुम्हें मेन याद रखना है तुम लोगों को, ये कंपाउंड जो है तुम लोगों का मेन कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है मेन कंपाउंड, मेजर कंपाउंड, माइनर को नहीं भी लिखोगे तो। और तीसरा है तुम्हारा वापस मीथेन को अगर तुम जलाओगे, कौन सा कैटेलिस्ट लोगे? विच कैटेलिस्ट? याद करो, तुम लोगों ने कल पढ़ा था सोडियम इथानोएट पढ़ा था, तो ये मैंगनीज इथानोएट। टेम्परेचर कितना है? 1273। या सीधे डाल दिया है? सीधे हीट डाल दिया है। सोडियम इथानोएट का फॉर्मूला निकोज कल हमने लिखा था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस याद है? तुमने कहा था सर इलेक्ट्रॉन वाला, तो बताओ सोडियम इथानोएट का फॉर्मूला CH3 COONA। तो CH3COONA के बदले अगर हम Mn डाल देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम या मैंगनीज इथानोएट। और इसको जब तुम गर्म करोगे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो तुम्हें HCOOH+। यस। अब तुम लोग खुद देखो, यहाँ पर दिमाग लगाओ। जनरल मीथेन को तुमने जलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला था कंप्लीट कंबशन में। इनकम्प्लीट में तुमको कार्बन प्लस वाटर मिला। कंट्रोल्ड में देखो कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले। ये है केमिस्ट्री। इंग्लिश जब मैं पढ़ता था तो इंग्लिश के मैम हमको सिखाती थी, बेटा यू नो इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। मुझे लगता था ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ऐसा हकीकत है कि तुम देखना वो वर्ड का मीनिंग जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है। इंग्लिश एक्सपर्ट जो उनको पता होगा। हाँ जी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो अलग हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली तुम्हारा वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है, होता है ना इंग्लिश में। तो वही चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ। ये तुम्हारा सेंटेंस, ये तुम्हारा वर्ड मीनिंग, ये चेंजेस। देखा, मुझे लगता था सिर्फ ऐसा इंग्लिश में होता है, लेकिन जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है, दुनिया का इकलौता सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है जो वर्ड मीनिंग सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, रिएक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हमारा चेंज होते जा रहा है। रिएक्टेंट सेम, ओनली व्हाट द डिफरेंस इज सेंटेंसेस ना, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक मीनिंग चेंज हो गया, प्रोडक्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? यस और नो? सब लोगों को समझ में आया? कब मिथेनॉल बनेगा, कब तुम्हारा मिथेनॉल बनेगा, कब मिथानोइक एसिड। ये तीन था। एक और है लास्ट में, है क्या है? फोर्थ नंबर 2-मिथाइल प्रोपेन का मतलब हो गया CH3 CH और फिर CH3 नहीं, सी बस इतना ही होगा।
इसको अगर तुम जलाओगे किसके प्रेजेंस में, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद आया। अगर हम इसको जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड या 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा, मतलब अल्कोहल। मतलब देखो ये इसका नाम कैसे पड़ा, 2-मिथाइल प्रोपेन। सो पहले देख लो, C यहाँ पर एक CH3 जो है कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर तुम्हारा H है ना, 1 2 3, 2-मिथाइल प्रोपेन कह सकते हो इसको या नहीं कह सकते हो, 2-मिथाइल प्रोपेन। इसको तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में तुमने हीट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब KMnO4। तो जैसे तुम हीट करोगे तो कहाँ पर अल्कोहल जुटेगा, यहाँ पर है ना, OH आ जाएगा ना ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, याद करो, टू मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, अदरवाइज प्रोपेन 2-ऑल, यही होगा ना, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। राइट, समझ में आया, ये चारों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंट्रोल कंबशन। इसके बाद एक आता है हमारा हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में आप लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा, याद है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मिस स्मृति दास, C6 के बाद H बचा कितना, C6 H6 तो बेंजीन कहते हैं बेटा, बहन जी है वो, C6H12, राइट, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बेटा देख लो, ये रहा, ये स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। हर एक कार्बन का कितना होगा, 4 बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, तो 2-2 हाइड्रोजन हर कार्बन में होगा। 6 कार्बन है और 6 का 2 गुना हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन होगा, 12 हाइड्रोजन होगा। C6H12 को हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, कहते हैं। ये जो प्रोसेस अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, अल्काइनेशन प्रोसेस। अब अल्केन से अल्कीन बनाना है, वो भी साइक्लिक फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन बनाना है, क्या करेंगे, कैसे होगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। याद करो जनरल कंसेप्ट, हाइड्रोजन को अगर तुम्हें रिमूव करना है तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, देखो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, Cr2O3, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और भी होगा MO2O3 होगा, मोलिब्डेनम ट्राई। ये सब के सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो तुम्हारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ वाटर बाहर। समझ में आया। तो अगर हम लोग यहाँ पर अल्काइनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब का सब हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अभी हमने कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज इसका कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट में आएगा तुम्हारा प्रोजेक्शंस, वो हम लोग कन्फर्मेशन जिसको कहते हैं वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, एक है हमारा आइसोमेरिज्म और दूसरा अल्काइनेशंस और तीसरा पायरॉन, है ना। 4 बाकी है, कौन कौन सा, पहला होगा आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, याद है। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं बेटा, ऋतुपर्णा, देख के मत बता, मेरा चेहरा देख के बता, आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं,
स्ट्रेट को ब्रांच में बना देना, उसी को कहते हैं ना आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। अगर मान लो हमारे पास 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्से। 6 कार्बन को अगर हम चेन में बनाना चाहें तो क्या हम इसको 2 मिथाइल प्रोपेन बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक CH3, अदरवाइज 3 मिथाइल प्रोपेन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, जल्दी बताइए। क्या इसका ये आइसोमेरिज्म है, खाली करना क्या पड़ेगा, एक कैटालिस्ट का अल्युमिनियम ट्राई एनहाइड्रस, है ना। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, यस, एनहाइड्रस का मतलब हो गया डिहाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, पानी के साथ, तो इवापोरेशन फॉर्म, जैसे CuSO4 × 5H2O, उसका हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसके प्रेजेंस में मॉइस्चर के 5 वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है। और डिहाइड्रेटेड का मतलब होगा वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एनहाइड्रस, अल्युमिनियम क्या ट्राइक्लोराइड है, AlCl3, और क्या दूसरा HCl, एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड HCl के प्रेजेंस में ये तुम्हारा अल्केन जो है आइसोमर्स में ब्रेक। समझ में आया व्हाट इज आइसोमेराइजेशन? आइसोमेराइजेशन में सीधा सीधे आप लोग को याद रखना है कि स्ट्रेट को ब्रांच बनाने के लिए एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और HCl। बैलेंस नहीं हो गया, इसको हटा, एक बार ये बना दो, दूसरी बार ये बना दो। प्लस इसलिए लिख दिया तुम्हारा कि यहाँ पर अगर तुम 2 डाल दो कितने फॉर्म्स हो सकते, 2 फॉर्म्स हुए ना, एक ये वाला फॉर्म चाहे यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, जिसको तुम लोग आइसोहेक्सेन कह सकते हो, याद है ना, सेकंड पोजीशन पे लगाओगे तो आइसोहेक्सेन। और ये जो है मिड वाला फॉर्म में, चाहे तुम उधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। तो ये जो है हमारा थर्ड पोजीशन पर आएगा, तो चाहे उधर से करो या ये 2 फॉर्म्स होंगे, ये दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था अल्काइनेशन, साइक्लोहेक्सेन को अगर मुझे बेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, बेंजीन। बेंजीन के 2 फॉर्म्स होते हैं, आपको बताया ना, याद कीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार इधर है, दूसरा इधर आ जाएगा, याद है ना, या तो ये वाला नहीं तो ये वाला, राइट। लेकिन इसको ये बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। कैटालिस्ट का नाम है आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा, और डालते जाओ, या तो ये लो नहीं तो ये, और तीसरा भी है ना, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO2O3। अगर तुम यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो, हीट कर रहे हो, तुम्हारा वाटर बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन लैप हो जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन, जिसको बेंजीन है ना, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बेंजीन को साइक्लो 135 ट्राइईन, 3 बार डबल बॉन्ड है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लो 135 ट्राइईन इज आल्सो नोन एज बेंजीन, राइट। समझ में आ गया? अल्काइनेशन समझ में आया या नहीं आया? Smriti Das, you are talking with Ameya Trivedi. You are asking some doubts to her, right? In the running class, right? I am not here. Am I here in the class? You can ask me also doubt. But I have never seen that you are asking me a doubt. Only one student asked me a doubt. Riya. Except Riya, nobody is asking. Now can you tell me the next topic name?
What is the next topic after alkylation? Reaction with steam. Reaction with steam का मतलब समझते हो? Steam का मतलब क्या होता है? What is the meaning of steam? अल्केन को जब तुम निकेल के प्रेजेंस में स्टीम मतलब करोगे या फिर गर्म करोगे, अल्केन को जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा? प्लस वाटर गैस। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट जो है हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन। अगर हम अल्केन को रिएक्शन विद स्टीम मतलब CH4 plus H2O in the presence of निकेल, टेम्परेचर कितना होगा? 1273 दिया होगा ऊपर पर 1273 केल्विन। 1273 केल्विन पर ले जाओ। 1273 बहुत होता है ना। 100 केल्विन कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन ना। तो सोचो 1273 केल्विन मतलब 900 डिग्री सेल्सियस। क्या हाल होगा 900? प्रेजेंस में क्या रखना है? निकेल। ये आपको क्या बना देगा? CO plus 3H2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। आप लोग बैलेंस में एक्सपर्ट। उसके नीचे में लिखा होगा, देखना कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो हम लोग लिखते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना ज्यादा वैल्यूएबल है माइनर में। हाँ जी। What about the oxygen? Here there is 3 oxygen and here it is 1 oxygen. ये हटा दो ना, तुम ये कह रहे थे CO plus H2 तो वाटर गैस हो। तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में दिया है CO plus 3H2 है ना बेटा? देख 3H2 नहीं है टेक्स्ट बुक में, फिर से देखो। आपने 3H2 है, H2O एक ही है। 3H2 है ना बेटा, तो 3H2 कहाँ से आएगा? इधर एक ही H2O है, तो 3 देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? CH4 है और वहाँ CH2 है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हुए हैं रिएक्टिव साइड में। वेरी गुड। और इस खाने का बैलेंस रिएक्शन है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं। यही कह रही हो ना? तो यहाँ पर तुमने क्या किया? इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिएक्शन विद। लास्ट कौन सा टॉपिक? बोलिए 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 अनागर। देखो ये अभी अल्काइलेशन के नीचे में दिया है, एनसीईआरटी में देखना है ना। विच तो भाई आप लोग यहाँ पर इसको क्या बोलते हो? साइक्लोमिथाइल। यहाँ पर CH3 डाल दीजिए, बन जाएगा आपका टोल्यूइन। समझ में आया बेटा? ये रहा। ये अल्केन का नाम क्या हो बताइए? वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करोगे तो बेटा हमारा ये खाली हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये जो 6 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर एक 5 ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि एक CH3 ग्रुप होगा। यहाँ पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसको अगर हिट करोगे तो टोल्यूइन बन जाएगा। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? वो चाहिए हमें प्रोडक्ट साइड। तुमको C6H5CH3 बनाना है, टोल्यूइन का फॉर्म। C6H5CH3 टोल्यूइन का फॉर्म। बेंजीन के ऊपर में CH3, मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन कहा जाता है। मिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज टोल्यूइन। टोल्यूइन के नीचे में लिख लो मिथाइल बेंजीन। और जो अल्केन तुम बनाने जा रही हो टोल्यूइन, वो अल्केन तुम्हारा हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अल्केन का वो फॉर्मूला बोलो ना, जैसे
CnH2n+2 वाला, तो बेटा यहाँ पर तुम्हारा C6H12 का इंटू CH3 डाल दे, CH3 C6H12, ये तुम्हारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये मिथाइल अलग करेगी तब ना ऊपर में जाकर के तुम्हारा मिथाइल बेंजीन बनेगा। तो एक ही बार में डाल दोगी तो हेप्टेन का फॉर्मूला होगा। समझ में आया? ये तो C7H3 हो रहा है। हाँ जी, और वहाँ टॉनिक तो C7H है। C7। तो बेटा अभी हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना बेटा, तो H2O बाहर नहीं निकलेगा। H2O बाहर निकलेगा तो तुम्हारा एक हाइड्रोजन क्यों निकलेगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकला है, इधर 3 हाइड्रोजन। हेक्सेन से 1 3 5 ट्राईन बनाई हो ना, साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन बनाई हो, कितना हाइड्रोजन बाहर गया? इधर देखिए आप लोग, C6H12 को साइक्लोहेक्सीन का, हेलो इधर 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 इधर, इसको कहा जाता है साइक्लोहेक्सीन, और C6H6 को कहा जाता है बेंजीन। समझ में आया? कितना हाइड्रोजन गायब हुआ? 6 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड मतलब 3 जगह से 2 हाइड्रोजन गायब हुआ है। तो 3H2O रिमूव हुआ, यहाँ पर लास्ट में नीचे में वहां पर लिखोगी 3H2O। तीन जगह से 2 हाइड्रोजन, सही कह रहे हो बेटा, तब ना 3 बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन निकल जाता है। मेरे प्यारे मूर्खों, इधर देखो, ये तुम्हारा सीधा सीधी हर एक जगह पे ये 2 हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है, बराबर। टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है? इधर देखिए कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, ये कितना हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे कितने हैं? तो कितना हाइड्रोजन माइनस हुआ? 6 हाइड्रोजन का मतलब कितना हुआ बताइए? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ऐसा। यहाँ पर हर एक पोजीशन से एक हाइड्रोजन को बाहर किया। समझ में आया? हर एक पोजीशन से एक हाइड्रोजन से बाहर किया, तो एक जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड, दूसरा यहाँ पर, दूसरा यहाँ। समझ में आया? 3 जगह डबल बॉन्ड हुआ, वही 3H2O बता रहा था मैं तब से। समझ में आया? अबे C7, इधर देख, इधर देख, ये पहले समझ में आया तुमको कि नहीं आया? हेक्सेन से हेक्सीन समझ में आया? तो इसके ऊपर में CH3 कॉमन रहने थे ना बेटा, मिथाइल को वैसे का वैसे ही रहने देना, मिथाइल इधर भी वैसा ही है, खाली H2O बाहर निकाला यहाँ पर, 3H2O बाहर निकाल दिए, तो हो गया। पहले साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन, समझी? हाँ समझ गए। लास्ट टॉपिक कौन सा है? 15 में से 6 निकलेंगे तो कितना? 9 रहेंगे। किसने कहा C7H8 चाहिए? टॉल्यून का फॉर्मूला क्या होगा? C6H6CH3 कितना हुआ? क्या लिखा है टॉल्यून का फॉर्मूला? C6H6CH3 बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को टॉल्यून कहा। CH3 कॉमन ले ले, ठीक है, जैसा है CH3 उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को ये साइक्लोहेक्सेन से 6 हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, बाकी तुम्हारा सेम टू सेम रहेगा। समझ में नहीं आया? फिर भी मिथाइल बेंजीन सुनिए, मिथाइल बेंजीन समझ में आया? मिथाइल बेंजीन समझ में आया या नहीं आया? तेरे को जितना हाइड्रोजन हटाना है ना, ये रेडी है। जितना भी तुमको हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितने हाइड्रोजन रिमूव करना है ये सफिशिएंट है, ठीक है। जितना भी हाइड्रोजन तुमको 1H2 2H2 3H2 4H2 5H2 7H2 10H2 जो भी निकालना है, हर एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिएक्शन करना। समझ में आया? चलो लास्ट टॉपिक। अब वो नहीं तो ये नहीं बेटा, अब लास्ट टॉपिक क्या हो बता?
उसमें फिर बस वो CH3 ऐड कर देना C6H6 रहेगा, वो बेंजीन बनेगा और उसके ऊपर CH3 है, मतलब C7 और HH CH3। अरे पर एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ना बॉन्ड। अरे 6+3 9 होता है, ये थोड़ी होता है। 6 में से तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। Yes, Ananda is saying right. That's sir. Is C7H कितना है बेटा? 7 H8 कैसे हो गया? यही है ना तेरा क्वेश्चन। एक काम कर सुन, बेंजीन बना, बेंजीन बना, बेंजीन बनाओ, बेंजीन बनाया, नहीं बनाने दो, let her make it, don't take a fun. It is a serious question for Ananda. Okay, no problem. I have to make a benzene. Benzene बनाओ, बना दिया। कितने टोटल हाइड्रोजन है? इसका भी क्वेश्चन है कैसे होगा। ये जो ऊपर में CH3 है ना, इसमें से H2O बाहर निकालना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अभी जस्ट मैंने क्या बताया तुमको, बनाया तुमने बेंजीन, C6H6 हो गया, C6H6 हो गया, साइक्लोहेक्सेन में से 3H2O तुमने बाहर किया तो तुम्हारा जो है बेंजीन बना, बराबर। साइक्लोहेक्सेन तो C6H12 में से तुमने 3H2O बाहर किया, ये O हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इसके प्रेजेंस में तुमने 3H2 बाहर किया तो तुम्हारा बेंजीन बन गया, बराबर। समझ में आया बेंजीन कैसे बना? यस और नो? बेंजीन बन गया। अब जो है यहाँ पर CH3 है, इस कार्बन का C6 वाले कार्बन से C7 वाला अटैच हो गया। टोटल कितने H2 है यहाँ पर? 3 है ना, यहाँ 3 है, तो ये हाइड्रोजन भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में वाटर निकालेगा। वो कह रहा हूं, तब से मैंने क्या कहा तुमको, जितना मन है वाटर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाहर निकालो। मैंने बताया, अभी क्या बताया था तुमको, पहले बताया था ना कि तुमको जितना मर्जी है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालो। तो C7H8 रहने दे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको वाटर के रूप में बाहर निकालो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें मेजर प्रोडक्ट को लिखा जाता है, माइनर प्रोडक्ट को नहीं। देख नीचे में लिखा है ये चीज या नहीं लिखा, देखो तो लिखा है, पढ़ो तो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ती हो बुक को, क्या लिखा है पढ़ो तो। Major products are given below. Some minor products are also possible which you can think over. Minor products are generally not reported in organic reactions. Is it written? Why I have said that? Because का तो दिया ही नहीं है। हाँ जी, मेजर माइनर अभी भी नहीं समझी तुम। अरे major minor समझ। चलो नेक्स्ट क्या है, लास्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? पायरोलाइजेशन। क्या? पायरोलाइसिस नाम सुने हो? पैरालिसिस का तो नाम सुना हो? पैरालिसिस क्या होता है? लकवा मार देना, नाम सुने? और पायरोलाइसिस का नाम सुने? क्या 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 लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और आधा देख के तुरंत समझ जाती है। यस अनादा, प्लीज रीड व्हाट इज पायरो। By the application of heat is called pyrolysis or cracking. Pyrolysis of alkanes is believed to be a free radical reaction. Preparation of oil gas or petrol gas from kerosene oil or petrol involves the principle of pyrolysis. For example, decay, a constituent of kerosene oil, on heating to 973 Kelvin in the presence of platinum, palladium or nickel gives a mixture of heptane and pentane. ये जो पायरोलाइसिस है एक प्रोसेस है बड़े सैचुरेटेड कार्बन को छुट्टा बनाने की। जैसे हम लोग 100 के नोट को छुट्टा करते हैं,
पानी पूरी 10 रुपये का खाया, कितना नोट देगा हमको? 100 का नोट हमने उसको दिया, 10 रुपये का पानी पूरी खाया, तो वो कितना रिटर्न करेगा? 90 रुपीज़ कैसे वो रिटर्न करेगा? एक 50 का दे सकता है, दो 20 का दे सकता है, अदरवाइज एक 50 का देगा, एक 20 का देगा, दो 10 का देगा। एक 50 का देगा, एक 20 का देगा, एक 10 का देगा, दो 5 का देगा, राइट? उसी तरीके से डू डिकेन का नाम सुने हो तुम लोग? डू डिकेन, डिकेन का नाम सुने हो कि नहीं सुने? डिकेन का मतलब क्या होता है? C10 सुने हो ना? और डू का मतलब होता है दो, दो मतलब 12, C12H24, 24 नहीं, ये 26 हो जाएगा। अल्केन है, CnH2n+2 होता है ना अल्केन का केमिकल फॉर्मूला। तो ये हो गया डू डिकेन। डू डिकेन को अगर तुमने यहाँ पर हाई टेम्परेचर 973 केल्विन पर तुमने अगर इसको हीट किया तो ये तुमको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक C7 वाला पार्ट में और दूसरा C5, C7H16 एंड C5H12, ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। मतलब बड़े कार्बन्स को छोटे छोटे कार्बन्स में जो ब्रेक करता है, इस प्रोसेस को पायरोलाइसिस कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो दिखा दिया तो दो ही, देखना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया होगा कौन सा कंपाउंड दिया है, एक ब्रांच बनाया होगा, 3 कंपाउंड उससे बनाया है। C6H14 है ना, C6H14 को क्या कहते हैं? हेक्सेन, राइट? हेक्सेन से क्या सब बन सकता है तुम लोग मुझे बताओ, हेक्सेन से क्या सब बन सकता है? हेक्सेन C6H14 कितना टेम्परेचर दिया हुआ है? व्हाट इज द टेम्परेचर? 973 केल्विन, 773 केल्विन। अब इस पर अगर हम इसको गर्म करते हैं इस हेक्सेन को, तो क्या सब बन सकता है बताओ? ब्यूटेन बन सकता है और इथेन बन सकता है। ब्यूटेन और इथेन बन सकता है, 4 कार्बन और 2 कार्बन 6 कार्बन हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा? नहीं समझ रहे हो निकुंज जी? नहीं समझ रहे? ये एक C6H14 स्ट्रेट चेन है। इस चेन को अगर हाई टेम्परेचर पर तुम हीट करोगे तो ये दो पार्ट में बन जाएगा। जैसे मान लो एक बड़ा सा स्टिक है, इसको मैंने यहाँ पर लाइटर से गर्म किया तो ये दो पार्ट में बन जाएगा। बात समझ में आया? दिस इज द अल्केन हेक्सेन। If I have heated on the 773 Kelvin temperature, it will breaks into butane and ethane. It will breaks into, अब जहाँ पर यहाँ पे हीट करूँगा तो ये छोटा पार्ट, ये बड़ा पार्ट, पेंटेन और मीथेन के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, मीथेन और प्रोपेन के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। बीच से काट दिया C3H8 C3H8। ये जो प्रोसेस है, एक तुमको मैंने बताया ब्यूटेन प्लस इथेन, दूसरा मैंने तुमको बताया प्रोपेन प्लस प्रोपेन, और एक मैंने तुमको बताया पेंटेन प्लस मीथेन। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये बड़ा स्ट्रेट चेन कार्बन हेक्सेन जो है इतने फॉर्म्स में बने। मैंने अभी तुमको पूछा था 100 रुपये का नोट हम लोग पानीपुरी वाले को देते हैं और 10 का पानीपुरी खाते हैं, तो वो जो हमें रिटर्न करेगा कितने रुपीज़ के नोट रिटर्न करेगा, यही पूछा। समझ में आया? ये तुम्हारा 100 का नोट, ये तुम्हारा पानीपुरी और ये तुम्हारे बाकी छोटे पैसे। ये जो प्रोसेस है बड़े सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यही रीजन है जो ऑयल फैक्ट्रीज में तुमको पता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ केरोसिन? किसको पता है? ब्यूटेन का तो अभी जस्ट मैंने बताया था। क्या होता है ब्यूटेन का? सॉरी, एलपीजी का ब्यूटेन होता है, बताया था ना मैंने। हाँ जी, केरोसिन का पता है? केरोसिन पता है? ये ऑयल फैक्ट्रीज जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बड़ा, जो पहले बहुत ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वही टूट करके तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के फॉर्म्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के रूप में टूट करके ये नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को पायरोलाइसिस। समझ में आया? आया या नहीं आया? क्या आज हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, क्या कोई बता सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस में क्या सब पढ़ा? Anyone? Just a short revision. What things we have studied? हार्दिक, कैन यू इलाबोरेट? याद करो किसी को भी। इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन,
सबसे पहला हाइड्रोजनेशन के 3 पार्ट पढ़े थे हमने। दूसरा हमने पढ़ा था कंबशन में, क्या से पढ़ा था कंबशन में? कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन और कंट्रोल्ड कंबशन, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आइसोमेराइजेशन। उसके बाद क्या पढ़ा था? अल्काइनेशन। अल्काइनेशन के बाद रिएक्शन विद स्टीम। उसके बाद पायरो। कितना चीज हमने पढ़ी, ये सब के सब केमिकल रिएक्शन विद अल्कोहल। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होगा कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन जानते हैं? ये कन्फॉर्मेशन अलग है। न्यूलैंड्स प्रोजेक्शन आएगा इसमें, न्यूमन्स प्रोजेक्शंस आएंगे, बहुत सारे साइंटिस्टों का यहाँ पर योगदान है, उसको हम लोग कर लेंगे। इतना चीज आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? सब लोगों को समझ में आ गया? रिया को नहीं आया ना बेटा, रिया मुंडी हिला।